गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं द फंडा बॉक्स के 11 दिसंबर 2021 के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। न्यूज़पेपर से बढ़ने से पहले हम आज का देखेंगे। आज का कोट है, द टायरनी ऑफ अ प्रिंस इन एन ओलिगार्की इज नॉट सो मच डेंजरस टू द पब्लिक वेलफेयर एज द एपैथी ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। सिटीजन की एपैथी डेमोक्रेसी में जितनी खराब हो सकती है, उतनी प्रिंस की टायरनी एक ओलिगार्की या मोनार्की में खराब नहीं हो सकती। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। इस कोटेशन को जरूर यूज करके आइएगा अपने एग्जामिनेशन में, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन में या अन्य किसी क्वेश्चन में। आगे हम चलेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज की हमारी खास खबरें क्या क्या है। हमारी पहली खबर है कि एक डेमोक्रेसी की एक समिट हुई थी जो कि जो बाइडेन ने कन्वीन करी थी। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्बोधन दिया है। क्या मेन बातें थी? उन्होंने कहा हमारा एक 2500 साल पुराना डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। कहाँ है भैया ये 2500 साल पुराना डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन? ही गिव एन एग्जांपल। उन्होंने क्या एग्जांपल दिया? लिच्छावीज, कि हमारे यहाँ तो लिच्छावीज जो क्लैन थी, जो महाजनपद होते थे, उनके अंदर क्लैंस होती थी, वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फॉलो करती थी। कहाँ थी ये लिच्छावी? तो चलो लिच्छावी पे आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि इन महाजनपदों को एंशिएंट टाइम्स में नॉर्थ से साउथ तक अरेंज कीजिए। तो कौन कौन से महाजनपद हैं? कुरु, पांचाल, वत्स और अवंती। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और हम बताएंगे आपका आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हम चल रहे थे लिच्छावीज के ऊपर। तो लिच्छावीज बेसिकली एक 600 बीसी के आसपास के महाजनपद के समय का एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी 800 बीसी के आसपास से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फॉलो होते हुए आ रहे हैं। तो ही गेव एन एग्जांपल कि किस तरह से लिच्छावीज में लेट वैदिक और बुद्धिक पीरियड्स में और यहाँ तक कि अर्ली मेडाइवल पीरियड्स में भी हमने डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को फॉलो किया है। और आज का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, जो सबसे बड़ा कोट है, वो ये है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, बट ऑल्सो विद द पीपल एंड विद इन द पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या मतलब है विद द पीपल एंड विद इन द पीपल का? कि पीपल के अंदर एक डेमोक्रेटिक, लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक कल्चर का उद्भव होना। Emergence of a democratic culture within the people is also very very important. That's the sole reason कि मोदी जी ने कहा कि also with the people and within the people भी होना चाहिए democracy. Do use this line. साथ ही मोदी जी कहते हैं कि we must also jointly shape global norms for emerging technologies like social media and cryptocurrencies so that they can use it to empower डेमोक्रेसी एंड नॉट अंडरमाइन इट। तो इस केस में हम याद कर सकते हैं हमारे करंट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, ब्लॉकचेन रेगुलेशंस जो कि आए हैं, और उनको रिविजिट कर सकते हैं हम हमारे पुराने वीडियोस में, लिंक नीचे मेंशन्ड है। सो बेसिकली अब हम देख लेते हैं साथ के साथ कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और किस तरह से वो फंक्शन करती है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी इररिवर्सिबल होती है। एक बार कंफर्मेशन हो गया, ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार पैसा चला गया और वापस से अगर स्कैमर के पास चला गया तो चला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ब्लॉकचेन मेथड को यूज कर रही है। दूसरी चीज स्यूडोनिमस होती है। कोई भी अकाउंट या ट्रांजैक्शन रियल वर्ड आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। बस वो 30 कैरेक्टर एक एड्रेस को चला जाता है बिटकॉइन, और वो चला जाता है। फास्ट है, ग्लोबल है, डेफिनेटली आपके बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करती है, सिक्योर भी है क्योंकि वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से लॉक होती है और उसी एनक्रिप्शन की से वो अनलॉक हो पाती है। ठीक है, एंड परमिशनलेस है, परमिशन की किसी को कोई जरूरत नहीं। सो बेसिकली इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके एडवांटेजेस, ना कि डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, हम आपको जल्दी से एक छोटा सा ब्रीफ में समझाते हैं कि किसी ने एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया। उस ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट करने की वजह से क्या हुआ? इट बेस ब्रॉडकास्टेड टू अ P2P नेटवर्क। P2P नेटवर्क क्या होता है? पीपल टू पीपल जो आपका नेटवर्क है, आपकी बहुत सारी नोड्स होती हैं, तो वो नोड्स अलग अलग नेटवर्क्स पे जाती है, तो वो सारे के सारे नेटवर्क्स पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है। वो सारे के सारे नोड्स जो उसको वेरीफाई कर देते हैं कि भाई ये हाँ बिल्कुल वैलिडेट करते हैं हम इस ट्रांजैक्शन को,
तो वो जैसे वैलिडेट होता है वो ब्लॉक जाके उस चेन के अंदर ऐड हो जाता है परमानेंटली, तो एक लेजर क्रिएट हो जाता है। और जब ये चेन क्रिएट हो जाती है तो इसको अल्टर नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसका यूज क्या है? सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी ही यूज है क्या? नहीं, आंध्र प्रदेश इसको लैंड रिकॉर्ड यूज करने के काम में ले रहा है। सपोजिंगली आप एग्जांपल लीजिए कि अगर आपके जमीन की एक रजिस्ट्री है, यू हैव रजिस्ट्री ऑफ योर लैंड, और किसी और के पास भी रजिस्ट्री, पर आपने उसको ब्लॉकचेन में डलवा रखा है, मतलब आपने जब ट्रांजैक्शन किया था तो वो हर तरफ से वैलिडेट हुआ था, तो ब्लॉकचेन में जाके ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। अब आप उसको 100 साल बाद भी देखेंगे तो इस चेन में आपको दिखेगा दैट यस दिस लैंड रिकॉर्ड इज देयर, ऑल दीज लैंड रिकॉर्ड्स आर देयर। तो इस तरह से हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करती है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड द नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर सेज नो प्रपोजल टू स्क्रैप सेडिशन लॉ। अच्छा, लिच्छावीज के बारे में हल्का सा देख लेते हैं कि लिच्छावीज क्या होते थे बेसिकली। आगे देखेंगे लिच्छावीज के बारे में भी, और सेडिशन लॉ के बारे में भी हम एक बार आगे जरूर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट नाउ ओपन टू ईजिंग ऑफ दिल्ली पॉल्यूशन कर्व। हम पहले भी 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं दिल्ली के पॉल्यूशन कर्व को, और एक्चुअली ग्रेडेड एक्शन प्लान क्या होता है। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान, दिस इज ग्रेडेड एक्शन प्लान। और जब हम ग्रेडेड एक्शन प्लान को देखते हैं, देखिए इसके हर कैटेगरी के साथ आपको ये बता रखा है कि आपको हर कैटेगरी के साथ क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की कैटेगरी सिवियर है, तो अगर सिवियर जोन में आ जाए तो ये पुराने सारे स्टेप्स तो लेने ही है, साथ के साथ हॉट मिक्स प्लांट को बंद कर दीजिए, स्टोन क्रशर्स को बंद कर दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंटेंसिफाई कर दीजिए, और स्प्रिंकलिंग करिए वाटर की रोड्स पे। यहां तक आपको करना पड़ेगा। और इनफैक्ट एक स्मोक टावर्स लगाए हैं दिल्ली ने, वो एक इसका अच्छा सोल्यूशन है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आप कर पा रहे हैं, तो आपको एक ग्रेडेड एक्शन प्लान को एक बार याद देखना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आज के एडिटोरियल की तरफ। उससे पहले एक बार मुल्ला पेरियार केस को देख लेते हैं कि मुल्ला पेरियार पहली चीज डैम कहाँ पर है, कैसे है, और ये केस क्या है। हम देखें उससे पहले हम देखते हैं इसके ऊपर आज का क्वेश्चन। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर एंड स्टेट ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट और कौन सी रिवर है मुल्ला पेरियार डैम की। इज इट, क्या मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु में है और कावेरी रिवर पे है? क्या मुल्ला पेरियार डैम केरला में है, काम्बिनी में है? क्या मुल्ला पेरियार डैम केरला पेरियार रिवर पे है, या वैगी रिवर पे है और तमिलनाडु में है? सो बेसिकली हम जब ये वाला आर्टिकल देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि मुल्ला पेरियार का क्या रोल है। मुल्ला पेरियार डैम बेसिकली केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, जैसा कि नाम में शब्दशः विदित है मुल्ला पेरियार, तो पेरियार रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। इट इज लोकेटेड ऑन पेरियार रिवर। और इश्यू क्या है कि तमिलनाडु का ओनरशिप है मुल्ला पेरियार डैम पे ड्यू टू अ लॉन्ग ड्रॉन ट्रीटी। तमिलनाडु की ओनरशिप है, गेट कब खुलेंगे गेट कब बंद होंगे तमिलनाडु डिसाइड करेगा, पर केरला में है। अच्छा, इसको आप कनेक्ट कीजिएगा डैम सेफ्टी बिल के साथ। डैम सेफ्टी बिल क्या कहता है? डैम सेफ्टी बिल कहता है कि भैया अगर एक स्टेट की ओनरशिप है, अगर डैम 2 स्टेट के बीच में शेयर होता है और एक स्टेट की ओनरशिप है और दूसरे में सिचुएटेड है, तो उस केस के अंदर जो नेशनल डैम अथॉरिटी होगी वो इसकी ओनरशिप लेगी। तो वो इसका ओपनिंग, इसका वाटर फ्लो, वो सारी चीजें ये नेशनल डैम अथॉरिटी देखेगी। तो इस केस में क्या होगा, तमिलनाडु का इस डैम से कंट्रोल चला जाएगा। बट हाल फिलहाल केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु वहां पे सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने बोला कि ये हमें बताते ही नहीं कि कब गेट खोल दिया कब गेट नहीं खोला, और हमें उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। व्हाई सुप्रीम कोर्ट? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल, याद रखिएगा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। किस चीज में है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का? बिटवीन इन फेडरल केसेस। फेडरल केसेस अगर एक स्टेट के दूसरे स्टेट के विरुद्ध हैं या एक स्टेट के सेंटर के विरुद्ध हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना हम डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट इज कोल प्रोडक्शन हिट हुआ है सिंगरेनी में। सिंगरेनी कहाँ है? सिंगरेनी कोल रिजर्व है आपकी प्राणहिता गोदावरी वैली ऑफ तेलंगाना में। तो दो चीजें, पहली चीज कि वहीं क्यों है, क्योंकि
आपका जो कोल सीम होती है या कोल फ्लोट्स होते हैं वो हमेशा कहाँ होता है, रिफ्ट वैलीज में। सो आपके कोल सीम्स हमेशा आपको मिलेंगी रिफ्ट वैलीज के अंदर। और रिफ्ट वैलीज कहाँ कहाँ पर है, मेजर रिफ्ट लाइंस कौन कौन सी है। तो जल्दी से अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैप बनाना है इंडिया का। जल्दी से मैप बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपन एक सेशन ये भी लेंगे कि इंडिया का मैप जल्दी से कैसे बनाते हैं। तो ये इंडिया का मैप बन गया। अब कौन कौन सी मेजर फॉल्ट लाइंस है देखिएगा, इधर जो कोल सीम्स आएंगी सब इसके आसपास आएंगी। लॉजिक से सारी चीजों को याद रखने की कोशिश कीजिए। पहली कोल सीम कौन सी है, आपकी दामोदर वाली जो कोल सीम है। दामोदर में कौन कौन सी, बराक कोल सीम भी आ जाएगी इसके अंदर, बराक दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। ये सब कौन सी कोल सीम्स है, टर्शरी एरा की कोल सीम्स है। कैसे टर्शरी एरा की क्यों है, क्योंकि टर्शरी एरा में वर्ल्ड वाइड जो है, टर्शरी और गोंडवाना एरा में वर्ल्ड वाइड रिफ्ट वैलीज क्रिएट हुई थी। तो जब रिफ्ट वैलीज क्रिएट हुई थी तो काफी सारे प्लांट्स अंदर चले गए थे और फिर उनका सीमिफिकेशन हुआ और इस तरह से वो कोल बन गए। तो दामोदर है। दूसरी कोल सीम्स कहाँ है, आपकी महानदी बेसिन के आसपास भी कोल सीम्स है उड़ीसा के अंदर। तीसरी कहाँ है, गोदावरी प्राणहिता बेसिन। गोदावरी प्राणहिता बेसिन कहाँ पे आता है, तेलंगाना में। तो सिंगरेणी जो बेसिन है, इट्स अ पार्ट ऑफ गोदावरी एंड ये वाला पार्ट प्राणहिता बेसिन का एक हिस्सा है। सो ये हमारी मेजर कुछ कोल सीम्स हैं जो कि इस एरिया में मिलती हैं और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इनकी। तो वो भी कोल सीम्स में कहीं ना कहीं कन्वर्टेड है। सो कोई भी वर्ड दिखता है हमें उसका इस तरह से डीप एनालिसिस करना है, तभी हमारे प्रीलिम्स में और तभी हमारे मेंस में ये चीज हमें काम आ पाएगी। आज के जो आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। व्हाई अनफिनिश्ड एजेंडा फ्रेंड्स, जब हम जीएसटी को लाए थे तो हम वन नेशन वन पैकेज के तौर पे लाए थे। किसके कहने पे लाए थे, आईएमएफ के कहने पे लाए थे। किसकी प्रैक्टिस को देख के लाए थे, ब्राजीलियन बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के लाए थे कि ब्राजील और मैक्सिको में अच्छा चल रहा है तो मतलब हमारे यहाँ भी अच्छा चलेगा। लेकिन वहां पे भी इश्यूज आते हैं, यहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं। तो क्या कहता है ये आर्टिकल, ये आर्टिकल कहता है दैट इट वाज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। इंप्रूवमेंट क्या क्या होनी चाहिए था, टैक्स टू जीडीपी बढ़ना चाहिए था। करंट टैक्स टू जीडीपी क्या रेशियो है, कमेंट्स में बताइएगा। टैक्स कैस्केडिंग को एंड करने के लिए, ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए आया था। और कहा गया था ये एक फिस्कल फेडरलिज्म में वाटरशेड है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। और उनको सारे स्टेट्स को 14% कंपेंसेशन गारंटी किया गया था। चलिए ये तो मेजर फीचर्स हो गए। अब इसके पिलर्स क्या क्या थे, इसके फीचर्स पिलर्स थे भैया, एक जीएसटीएन होगा जो कि खूब सारे डेटा जनरेट करेगा जिसके आधार पे हम करेंगे पॉलिसी मेकिंग। दो की पिलर्स आए, उसके रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड जीएसटी कंपेंसेशन फॉर द स्टेट्स। किस प्रिंसिपल पे डिजाइन हुआ, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन। और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोविजन दिए गए, सीजीएसटी सेंटर, एसजीएसटी स्टेट्स और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज अप्लाई करेंगे और आईजीएसटी लेवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। किस किस पे अप्लाई नहीं हुआ, अल्कोहल सप्लाई पे अप्लाई नहीं हुआ, अल्कोहल कंजम्पशन पे, और 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट विद अ कॉमन थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन वो भी दिए गए। अश्योर्ड रेवेन्यू न्यूट्रलिटी लेकिन एक मिराज बन के रह गया। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी बेसिकली होता क्या है कि आपका जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड फ्लो है, it's not neutral, it's either positive, it's somewhat negative। ज्यादातर स्टेट्स ने एक डिक्लाइनिंग टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखा। क्यों देखा, क्या टैक्स कम मिलना कम हो गया, टैक्स का कलेक्शन कम हो गया, नो। टैक्स कलेक्शन तो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर टैक्स इतना बड़ा है तो जीडीपी इतनी बड़ी है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो बढ़ने वाली बात थी वो नहीं बढ़ पाई। तो बेसिकली 4.8% ही बढ़ी स्टेट के केस में। अच्छा, और प्रॉब्लम्स क्या आ गई, मासिव विभाजन हुआ, चेक पोस्ट हट गई आईजीएसटी के आने की वजह से, फेक इनवॉइसेस बननी पड़ी। और साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस से, अच्छा ये स्टेट्स के एक्सपीरियंस आपके बड़े काम आ सकते हैं। साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस से क्या मिलेगा आपको कि जीरो रेटिंग और लार्ज एक्सेप्शंस जो है, एग्जाम्पशंस, वो रेवेन्यू गोल्स को डिफीट कर देते हैं। तो एग्जाम्पशंस को मिनिमाइज कीजिए। दूसरी चीज, टैक्स को होमोजेनाइज कीजिए। ये मेजर क्राइटेरियाज होनी चाहिए। अब सॉल्यूशंस क्या देते हैं ऑथर, सॉल्यूशन देते हैं कि लिमिटेड जीरो रेटिंग दीजिए, एग्जाम्पशन मतलब टैक्स एग्जाम्पशंस को कम कीजिए, हार्मोनाइजेशन कीजिए। और ब्राजीलियन एक्सपीरियंस के आधार पे देखिए
कि ट्रांसफर्स, अगर आपको टैक्स एग्जेम्प्ट करके टैक्स एग्जेम्प्ट करके लोगों का पैसा बचाना है, उसकी जगह आप सोशल सिक्योरिटी या सब्सिडीज की तरफ जाइए, लेकिन आप टैक्सेशन कीजिए ताकि लोगों को ओनरशिप भी फील हो, एग्जम्पशंस कम हो और फिस्कल इवेजन बच सके। आप ये देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म में स्टेट्स ने तो अपनी सारी की सारी सॉवरेनिटी खत्म कर दी, ऑल्दो उनके पास 2/3 पार्ट है, बट 50-50 का शेयर हुआ। 50-50 के शेयर की वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट्स का पहले ज्यादा पार्ट मिलता था वो अब कम हो गया, और दो एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि भाई स्टेट्स के पास ज्यादा पार्ट जाना चाहिए क्योंकि फेडरलिज्म की परिभाषा के अनुकूल बैठता है। साथ ही साथ क्या बताया गया कि जीएसटी इज डिस्क्रिमिनेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, जो कि शुरुआत से कहा जा रहा था बिकॉज इट इज अ डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के लिए तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। और अगर यही वाला फॉर्मूला चलता रहा तो जैसे मलेशिया को अबेंडन करना पड़ा था, हो सकता है भारत को भी अबेंडन करना पड़ जाए। कहीं ना कहीं सेंटर के पास सारी की सारी चीजें हैं, जीएसटीएन में सारा का सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, एंड डेटा इज द न्यू ऑयल। किसने कहा था, याद कीजिए वो स्टेटमेंट, डेटा इज द न्यू ऑयल। चीजों को कोरिलेट करते रहा कीजिए। सो एज डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा मोनोपोली भी हो सकती है, और डेटा बेस्ड पॉलिसी एक पर्टिकुलर जगह से बनने लग जाएंगी तो इश्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली जीएसटी को एक प्योरली रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और फिस्कल पॉलिसी टूल फॉर एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस और ग्रोथ के तरीके से एक बार देखना जरूरी है, और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है बिकॉज देयर आर मेनी रोड ब्लॉक्स डाउन द लाइन। नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो बाकी के आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर डिस्कशंस, हम उनको डिटेल में किसी और दिन कभी ना कभी ले सकते हैं। वापस से आता है, सेंटर सेज नो प्रपोजल टू स्क्रैप सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ क्या है, किस आर्टिकल के अंदर है, वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं विभिन्न समितियों का और विभिन्न लोगों का सेडिशन लॉ पे क्या व्यू रहा है। सो बेसिकली सेडिशन लॉ आर्टिकल 124A, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंतर्गत आया है, और ब्रिटिशर्स ने 1870 में डाला था, और ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1948 में, जब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुआ था इसके ऊपर, और लोगों ने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मेंबर्स सेड दैट ये लॉ नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी हिस्ट्री में बाल गंगाधर तिलक से लेके महात्मा गांधी तक इस लॉ के शिकार हो चुके हैं। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट अमेंडमेंट लाए, और अंडर आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(2) में स्टेट को पावर कर दी कि भाई आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो फ्री स्पीच पे। पहले नहीं था, आर्टिकल 19(2) और 19(1) डाला गया और बोला गया कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ले आओ फ्री स्पीच पे। केदारनाथ केस 1962 जिसमें अगेन सेडिशन की बात आई, उसमें बेंच ने बोला कि 124A ओनली पेनलाइज्ड वर्ड्स that reveal an intent or tendency to disturb law and order or that seem to incite violence। ये आप डालिएगा आपके आंसर में। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ केस में बोला कि सेक्शन 124A सिर्फ उन वर्ड्स को पेनलाइज करता है जो कि लॉ और ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, वायलेंस को इंसाइट करते हैं। अदर केसेस में आप यूज नहीं कर सकते। एनसीआरबी का डेटा क्या बोलता है कि भाई केसेस ऑफ सेडिशन और यूएपीए शोज अ राइज इन 2019 बट ओनली। आप कन्विक्शन रेट देखिए, किसी भी केस की आप अच्छाई कहां से देख पाएंगे, आप ये देखिए कन्विक्शन रेट मात्र 3% है सेडिशन लॉ की। सो दैट इटसेल्फ सेज कि सेडिशन लॉ कितना पुरानी विचारधाराओं का है और किस तरह से स्टेट का एक टूल मात्र है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पे। तो बेसिकली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका प्रोविजन किया गया कि हाँ भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाए जाएंगे, लेकिन इसके फॉर और अगेंस्ट के प्रोविजन क्या क्या है। बहुत सारे इनफैक्ट मैक्सिमम स्टेट नहीं चाहते कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आए। क्यों? क्योंकि एक तो स्टेट लॉज वेरी करते हैं, दूसरी चीज लोकल लेवल पे जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स वर्क करेंगे तो क्या उनको वहां के कस्टम्स की, वहां की नॉलेज की, वहां की लैंग्वेज की उतनी पहचान होगी कि क्या वहां पे क्या नॉलेज है, क्या लैंग्वेज चलती है, क्या कल्चर और कस्टम्स चलते हैं, और क्या वो उसके अकॉर्डिंग एम्पैथेटिकली जजमेंट्स दे पाएंगे, क्या रूल ऑफ लॉ को और जो नेचुरल लॉ है वो नेचुरल लॉ को प्रिवेल कर पाएंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बार बार उठते रहते हैं। लेकिन
पॉजिटिव्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपके सिलेक्शंस के अंदर, क्वालिटी ऑफ लोअर जुडिशरी बहुत बेकार है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हमें कहीं ना कहीं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की जरूरत है। लॉ कमीशन इसके लिए रिकमेंड कर चुका है, एआरसी सेकंड एआरसी इसके लिए रिकमेंड कर चुका है, और एनसीआरडब्ल्यूसी इसके लिए रिकमेंड कर चुका है। तीनों कमिटीज के नाम लिखिएगा और बताइएगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है दैट देयर शुड बी अ राइट ऑन क्लाइमेट जस्टिस। राइट ऑन, एक्चुअली राइट्स की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम आज देखेंगे कि राइट्स जनरेशंस में होती है। फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट। नाउ वी हैव मूव्ड टू द थर्ड जनरेशनल राइट्स। फर्स्ट जनरेशन राइट जो बेसिक राइट होती है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, फर्स्ट जनरेशन राइट्स। सेकंड जनरेशनल राइट्स जो है, या फिर फर्स्ट और सेकंड को आप इंटरमीडिएट भी कर देंगे, तो पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू फ्री स्पीच, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू कमेंट, राइट टू फ्रेंचाइजी, ये सब सेकंड जनरेशनल राइट्स होती हैं। थर्ड जनरेशनल राइट्स का जमाना आ चुका है फ्रेंड्स। जब थर्ड जनरेशनल राइट्स में आता है राइट टू इंटरनेट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, डिग्निटीज, तो ये सब थर्ड जनरेशनल राइट्स हैं, एंड नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स इट एज अ बेटर डेमोक्रेसी। सेंटर लुकिंग टू यूज स्टबल एज फ्यूल, खूब सारा प्रोक्योरमेंट किया है सेंटर ने बायोफ्यूल का। तो बायोफ्यूल के लिए हम देखेंगे कि भाई पहली चीज तो कितने जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देयर आर 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। पहला जनरेशन फूड क्रॉप से बनता है। क्यों खराब है भैया? फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट हो जाएगा, खाने को दाना नहीं और आप ऑयल फ्यूल निकाल रहे हैं। सेकंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप्स, लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास, जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, फॉरेस्ट्री वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये जो आपका ये जो स्टबल बर्न है, ये स्टबल है, ये किस वाले मैकेनिज्म में आएगा? जनरेशन 2 में। तो जनरेशन 2 बायोफ्यूल आर अ गुड वे कि आप वेस्ट से एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी, द कीवर्ड इज वेस्ट टू एनर्जी, आप उसको ध्यान में रखिए। जनरेशन 3 बायोफ्यूल्स कौन कौन से हैं? जो आप एल्गे और माइक्रोब से लाते हैं, और बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फीजिबल कम हो जाता है। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जनरेशन 3 का ही एक मॉडिफाइड तरीका है। एल्गी को भी मॉडिफाई किया आपने सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और हायर प्रोडक्शन रेट बनाई। इससे क्या होता है? इससे 2 फायदे होते हैं दोस्तों। पहली चीज तो आपका बायोफ्यूल जनरेट हो गया, और दूसरी चीज आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हुआ ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो वो CO2 कार्बन सिंक के फॉर्म में भी काम आ गया। उस कार्बन सिंक को अपन ने कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ले गए अपन, क्योंकि जो अपन ने कार्बन सिक्वेस्ट्रेट किया उसी को हमने कार्बन को वापस से एमिट किया। सो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव कर गए फ्रेंड्स हम उस वजह से। सो ये बेसिकली जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसमें लद्दाख में आपका जो फंड्स है वो काफी कम कंज्यूम हो पाए हैं। प्रोबेबली यूनियन टेरिटरी और अभी तक एक प्रॉपर इलेक्टोरेट इलेक्ट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट इज नोबेल पीस प्राइज विनर कॉल्स फॉर प्रोटेक्शंस। फ्रेंड्स, हमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है कि इन विच फील्ड वाज नोबेल पीस प्राइज गिवन दिस ईयर। तो आपको ये बताना है किस फील्ड में दिए गए। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जर्नलिज्म में दिए गए। वर्ल्ड नीड्स इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म टू काउंटर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स। याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया की प्रेस की जो रेटिंग्स हैं वो है 142nd। कौन करता है प्रेस की रेटिंग्स को लॉन्च? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। तो फ्यूल डिमांड डिक्लाइन हो गई 11% में। फ्यूल का इंक्रीज या डिमांड इकोनॉमी से डायरेक्टली कोरिलेटेड है फ्रेंड्स। अगर फ्यूल या एनर्जी की डिमांड डिक्लाइन हो रही है तो स्टेटिस्टिकली हमारे इकोनॉमिक सर्वे उससे प्रेडिक्ट करता है कि आपकी इकोनॉमी भी डिक्लाइन कर रही है। तो एनर्जी का कंजम्पशन इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। बट यहाँ पे आफ्टर फेस्टिवल बूस्ट की वजह से, आफ्टर फेस्टिवल डिक्लाइन की वजह से ये वाली चीज डिक्लाइन हुई है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। पर हम देखते हैं आज के हमारे मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से थे।
तो हमारे इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन है, इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट हमने पहली आर्टिकल पढ़ा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, तो उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी। मैंने आज बायोफ्यूल पॉलिसी डिस्कस नहीं करी है, तो कल के एपिसोड में हम करेंगे बायोफ्यूल पॉलिसी डिस्कस। तब तक आप लिखिए एक शॉर्ट नोट हमारे कमेंट बॉक्स में और हमारी टीम करेगी उसको रिव्यू। गुड एंड सर्विस टैक्स इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। आपको बताने हैं क्या क्या तो अच्छाइयां हैं और क्यों अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेडिशन लॉ इन इटसेल्फ इज इविल, यूज ऑफ इट इज मोर सो। ये एक फेमस लाइन है, मैंने यहाँ पे डाल दी है, सेडिशन लॉ आया था इसलिए। तो आप इसके अंदर कमिटीज और रिकमेंडेशंस डाल के बताइएगा क्यों है और कैसा है। सो फ्रेंड्स, जाते जाते एक कोट और देख चलते हैं, वो है कि नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। सो बेसिकली ये कोट बात करती है कि किस तरह से पावर करप्ट्स, बट अगर एक अच्छा इंसान है, एक वर्चुअस इंसान है, तो वो पावर को ऑप्टिमली यूज करेगा। सो इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।